हाँ जी, न्यू टॉपिक है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो स्यूडो का मीन्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बायो में 10th क्लास में, या बायो इनके पास है उनको पता होगा। स्यूडो मीन्स सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फीट। सूडो मीन्स फॉल्स, झूठा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। कैसे, जरा इसको देखो। वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। और एग्जांपल में ले रहा हूं जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO-C2H5 RCOOR, है ना, उसी को तो कहते हैं। तो अब ये हमारे पास CH3COO-C2H5 है। अगर मैं इसका वाटर से रिएक्शन करा दूं, दिस इज HOH, तो यहाँ पे क्या होगा? C2H5 ये निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। C2H5OH बाहर, और क्या बचेगा? CH3COOH। तो ये बच जाएगा आपके पास CH3COOH। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि T = 0 पे, टाइम 0 है, रिएक्शन अभी शुरू हुआ है, आपने इसके ले लिए हैं 0.1 मोल। कितने मोल लिए हैं आपने? 0.1 मोल। और इसके आपने ले रखे हैं 10 मोल। वाटर के कितने मोल हैं आपके पास? 10 मोल, ठीक। और शुरू में ये तो 0 ही होंगे, खैर इनको छोड़ो आप। T = T सेकेंड। थोड़ी देर के बाद रिएक्शन खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? देखो यहाँ पे कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब इसका एक मॉलिक्यूल खर्च होगा तो इसका भी एक मॉलिक्यूल खर्च होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल खर्च होंगे तो इसके भी 2 होंगे। अगर इसका 0.1 खर्च होगा तो इसका भी 0.1 ही खर्च होगा। बोलो। तो अब आप ऐसे सोचो कि शुरू में हमारे पास इसका 0.1 मोल है, इसका 10 मोल। थोड़ी देर के बाद हमारे पास ये पूरा खर्च हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? 0 मोल। और इसका 0.1 खर्च होगा तो इसका भी 0.1, तो बचेगा कितना फिर यहाँ पे? ये 9.9 मोल। बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हैं? तो इसका 0.1 खर्च होगा तो इसका भी 0.1 ही खर्च होगा, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 तो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो 0 बचेगा, इसमें से 0.1 जाएगा तो 9.9 मोल बचेगा। अब एक बात सोचो कि इस रिएक्शन के लिए जब रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली पता करा गया तो क्या आया, वो बता रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, एक्सपेरिमेंट करके इसका रेट लॉ पता करा गया तो वो निकल के आया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर प्लस वो मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। दोनों की पावर कितनी कितनी आ गई? 1 तो ये था एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। तो ये कैसे आया? एक्सपेरिमेंटली। ठीक है। तो अभी आपको ऑर्डर कितना नजर आ रहा है यहाँ पे, मुझे बताओ? 2 भाई। 1 और 1 कितना है? ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 और 1 कितना नजर आ रहा है? ऑर्डर हमको 2 नजर आ रहा है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि यहाँ पे इसका शुरू में कितना मोल था? 0.1 मोल, फिर 0 मोल रह गया। ये 10 मोल था, 9.9 मोल। तो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी वाटर तो लगभग उतना का उतना ही है, जितना शुरू में लिया था उतना का उतना ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। बोलो यस और नो। क्योंकि H2O की कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया था। अगर जैसे मैंने 0.1 मोल लिया, मैं इसको भी 0.1 मोल लेता तो क्या होता है? 0.1 इसका खर्च होता, 0.1 इसका खर्च होता, यहाँ पे क्या बच जाता? 0 क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा लिया है इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई? कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ड्यू टू वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O it becomes, due to very high concentration of H2O, ऐसे लिख लो, concentration of water becomes constant. Water becomes constant. ठीक है जी।
तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई है? कांस्टेंट, जितनी पहले थी लगभग उतनी ही बाद में है, चेंज ही नहीं हुई, तो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब आप इसको ऐसे सोचो, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू, मैं प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या लगा सकता हूँ? K, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, और ये क्या है? H2O। ये क्या बन चुका है? कांस्टेंट। मालूम पड़ गया ना क्यों? इस कांस्टेंट को मैं इधर ले आऊं, इस वाले कांस्टेंट के पास, ये रेट कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू K, और ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O और CH3COO C2H5। कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो नया कांस्टेंट आ गया हमारा K डैश, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके, और अब ये क्या बन गया? CH3COO C2H5। तो फाइनली ये आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। और इसमें आप बताइए अभी आपको कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिख रहा है? 1। भाई यहाँ पे तो 1 ही पावर है, जो दूसरा H2O था वो तो खत्म ही हुआ, तो अभी इसको देख के मैं ऑर्डर कितना बता सकता हूँ? 1। कितना ऑर्डर हो गया? ये 1 हो गया। नहीं समझ में आ रहे? तो अब आप इसको ऐसे देखिए, एक बार और दोबारा शुरू से बता देता हूँ मैं आपको। देखो इधर तो हमने लिया था एस्टर प्लस वाटर, ये हमने लिया 0.1 मोल, ये लिया 10 मोल, ठीक है। अब क्या हुआ? इसका यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका भी 1 खर्च होगा, इसका 0.1 होगा तो इसका भी 0.1 होगा, तो इसका 0.1 खत्म होके 0 हो गया, और इसका 10 में से 0.1 खर्च होगा तो कितना बचेगा? 9.9 मोल। अब इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट करके ये निकल के आया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये कैसे आया? एक्सपेरिमेंट करके। तो अभी हमको ऑर्डर कितना नजर आ रहा है रिएक्शन में? 2। बोलो ऑर्डर कितना नजर आ रहा है? 1 + 1 = 2। लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होने की वजह से 10 मोल लिया था, भाई इसके कंपैरिजन में तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0.1 मोल पर लीटर होगा, पर लीटर में लेंगे तो ये 10 मोल पर लीटर होगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होने की वजह से रिएक्शन के बाद भी कितना बचा है? 9.9 मोल, यानी कि लगभग जितना लिया उतना ही बच गया। तो मैं बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। तो अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है, R = K भी लगा दिया और ये एस्टर, ये वाटर, ये क्या बन चुका है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं K के पास ले आया, इसके पास, ये भी कांस्टेंट है, K रेट कांस्टेंट है। अब क्या होगा? कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, नया कांस्टेंट आ जाएगा K डैश, और ये क्या बन जाएगा? ये ऐसा का ऐसे ही हो जाएगा। तो R = K डैश CH3COO C2H5। अभी आपको यहाँ कितना ऑर्डर नजर आ रहा है? 1। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन का ऑर्डर तो 2 था, देखने में क्या लग रहा है? रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, बट ये रिएक्शन किसकी तरह बिहेव करेगी? फर्स्ट ऑर्डर की तरह। क्यों बिहेव करेगी फर्स्ट ऑर्डर की तरह? बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। अब जरूरी नहीं है कि आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ली थी तो इसकी कांस्टेंट हो गई, आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 0.1 मोल ले लेते, इसको 10 मोल ले लेते, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती। तो वो केमिकल रिएक्शंस जो दिखती तो सेकेंड ऑर्डर की तरह बट बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरह, बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। बोलो, तो एक्चुअल में क्या ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की थी? नहीं थी, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? दोज केमिकल रिएक्शन विच अपीयर टू बी सेकंड ऑर्डर बट बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो पहले मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, वो डेफिनेशन लिखो, फिर ये नोट करना। लिखो, दोज केमिकल रिएक्शंस which appear to be second order but behave like first order reaction due to very high concentration of any one of the reactant are called pseudo first order reaction. Written? अच्छा देखो, one more thing is also clear
बाय दिस एग्जांपल दैट ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन कैन ऑल्सो बी चेंज। भाई इस रिएक्शन का एक्चुअल में ऑर्डर कितना था? एक्चुअल में तो ऑर्डर यहाँ दिख रहा है 2 था, बट अभी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। तो रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो गया। कैसे हो गया चेंज? किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने से। तो पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या हम रिएक्शन का ऑर्डर बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, बदल के दिखाया है। अच्छा भला तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट हम ये भी लिख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड, कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा के हम रिएक्शन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और लिखो, फिर इसके बाद नोट करिए इसको। ये लिखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर मीन्स चेंज हो जाना। द रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑल्टर्ड if concentration of any one of the reactant is increased too much, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को, तो if concentration of any one of the reactant is increased too much। ठीक, तो that's all। इसका एक और एग्जांपल पॉसिबल है, अब हम उसे नोट नहीं कर रहे, वो भी सेम टू सेम हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे ले लिया 1 मोल, यहाँ पे ले लिया 100 मोल, यहाँ हो जाएगा 0 मोल, यहाँ बनेगा 99 मोल बच जाएगा, फिर सेम चीज हो जाएगी। ठीक है, करिए नोट इसको।